हेलो एवरीवन। अब हम इस क्लास में अपने कंज्यूमेबल वाले जो कंसेप्ट था उसको आगे बढ़ाते हैं और छोटी सी एक दो बातें हैं उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो एक बारी मैं क्वेश्चन नोट कर रखा, मतलब सिर्फ हाफ क्वेश्चन नोट कर रखा है, उसको कंप्लीट कर देता हूँ। आप साथ साथ नोट जरूर करना, जितने भी एग्जांपल्स हैं चाहे लास्ट क्लासेस वाले सारे के सारे, कहीं समझ लेना सिर्फ। देखो क्वेश्चन में ना हमें स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, अब की बारी में मेडिसिन्स नहीं लिखता, अब की बारी में स्टेशनरी कर देता, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में क्या कर चुके हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल फिर मेडिसिन्स, अब स्टेशनरी वर्ड यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन में चेंज क्या है, आप ये पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है, मैं लिख देता हूं जैसे जैसे है। 30,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 50,000 रुपए। आपके पास क्रेडिटर ओपनिंग है 40,000 रुपए की और क्लोजिंग है 45,000 रुपए। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम कहाँ पे है सोचिए। क्वेश्चन में चेंज कहाँ पे है? मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर एडवांस टू सप्लायर भी बता रखा है। एडवांस का मतलब क्या होता है कि अभी आपको वहां से मटेरियल नहीं मिला, मतलब अभी आपको वहां से स्टेशनरी नहीं मिली, लेकिन आपने उसको एडवांस पहले से दे दिया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको कुछ देना है, वो पैसा भी हो सकता है, कोई जेब से कोई रिसोर्स भी जा सकता है। सेम बात डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिससे कुछ लेना है और लेने में वो क्या हो सकता है, कुछ रिसोर्स भी आ सकता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपसे फर्दर आगे बात करता हूँ। सप्लायर का मतलब क्या होता है? सप्लायर कौन होते हैं? जिनसे मैं गुड्स खरीदता हूँ। तो क्या सप्लायर हमेशा मेरे क्रेडिटर होते हैं क्या, या कस्टमर मेरा हमेशा ही डेटर होता है क्या? ये जरूरी नहीं है। सप्लायर मेरा क्रेडिटर होता है इन जनरल, लेकिन कभी डेटर्स भी हो सकता है। कैसे? जिस सप्लायर से मैंने गुड्स उधार में परचेज करे हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है उसने मेरे से एडवांस ले लिया हो। सेम बात इस सिचुएशन में, कस्टमर हमेशा डेटर नहीं होगा, कई बार क्रेडिटर भी हो सकता है। कई बार कस्टमर मुझे एडवांस दे देता है, अभी मैंने उसको गुड्स सप्लाई करने हैं, तो डेटर इज नॉट इक्वल टू कस्टमर, ठीक है, और क्रेडिटर इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब मैं कस्टमर वर्ड बोल रहा हूं तो वो डेटर हो सकता है, इसके अलावा वो क्रेडिटर भी हो सकता है। सेम बात, सप्लायर क्रेडिटर होता है इन जनरल, लेकिन डेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे इसी बारे में बात कर रहा हूं कि ये जो क्रेडिटर है ना, इसमें हमने बोल तो दिया क्रेडिटर्स, एक्चुअल में क्रेडिटर्स नहीं है। ये पेबल या रिसीवेबल अमाउंट है ना, वो तो हम इकट्ठा एक ही अकाउंट बना रहे हैं, हम एक ही अकाउंट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस मीडियम। आप कहोगे क्रेडिटर का अलग अकाउंट है और एडवांस का अलग अकाउंट बना लो, तो बेटर यही है ना, मैं इसको क्रेडिटर वर्ड नहीं बोलता, या तो अगर बोलना भी है तो मैं इसको पर्सनल अकाउंट बोल देता हूँ। पर्सनल अकाउंट मतलब जो भी सप्लायर्स है उसका अकाउंट वर्ड में बोल दूँ, सबसे बढ़िया सप्लायर्स अकाउंट। फिर तो डेबिट क्रेडिट लिख सकता हूँ ना, मतलब मैं यहाँ पे क्रेडिटर वर्ड अगर मैं यूज ना करूँ, सप्लायर्स फॉर स्टेशनरी, तो सप्लायर्स को हमने देने भी है, किसी एक सप्लायर को मैंने देने हैं और किसी एक सप्लायर से मैंने लेने हैं। लेने कितने हैं? 10,000 रुपये। क्या लूंगा मैं उससे? कैश थोड़ी ना लूंगा, मैं उससे गुड्स लूंगा इसके बदले में, बस। और क्लोजिंग मेरे सप्लायर को जो मैंने एडवांस दे रखा है वो कितना है? 20,000। कुछ सप्लायर को देने हैं, कुछ सप्लायर से लेने हैं। अब मैं यहाँ पे क्रेडिटर वर्ड लिखता हूँ तो गलत लगता है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, सप्लायर अकाउंट। अब सप्लायर डेबिट भी हो सकता है जिसको मैंने एडवांस दे रखा है, और सप्लायर क्रेडिटर भी हो सकता है जिससे मैंने गुड्स खरीद रखे हैं लेकिन पेमेंट नहीं करी। इससे क्या निकल, यहाँ पे मेरे को पता है कि मेरी पेमेंट कितने की है, 3 लाख रुपए की, तो 3,55,000 रुपए
-60, 2,95,000 रुपये मेरा आ गया बैलेंसिंग। ये 2,95,000 रुपये और 30, 3,25,000, 3,25,000 में से 50 चला गया, 2,75,000 रुपये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया, 2,75,000 रुपये। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। और स्टॉक ऑफ मेडिसिन, सॉरी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने किया आपने, 30,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, 50,000 रुपये। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितने के हैं, 40,000 रुपये। क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितने के हैं, 45,000 रुपये। लेकिन एक बात ऐड हो गई हो, दो बैलेंसेस और भी है, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस। तो मैं एडवांस हमेशा एसेट्स होती है, तो एडवांस टू सप्लायर्स ओपनिंग कितने के हैं, 10,000 रुपये। और क्लोजिंग एडवांस टू सप्लायर्स 20,000। तो तीन चीजें देखो आपकी इस क्वेश्चन में क्या चीज ऐड हुई, सिर्फ एडवांस। एडवांस का ट्रीटमेंट क्या है, सप्लायर अकाउंट में डेबिट में इधर लिख दो, क्रेडिट में। हो सकता है कि आपको एडवांस गिवन ना हो, तो नॉर्मल क्वेश्चन करो, यहाँ पे नील, यहाँ पे नील, बस वही ओपनिंग क्रेडिटर, परचेजेस, पेमेंट और क्लोजिंग क्रेडिटर। अब की बारी में अगर मैं एडलेस वाले पॉइंट की बात करूं, हालांकि आप करोगे ही नहीं, आप मेरे से इतना पढ़ने के बाद आप एडलेस वाले बातों में आओगे ही नहीं, आप हमेशा अकाउंट से ही क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बस इनका अफेक्ट क्या डालना है, एक तो इधर बैलेंसेस लिख दो, दूसरा बैलेंस शीट में दोनों का एसेट साइड, ये ओपनिंग एसेट्स में, ये क्लोजिंग एसेट्स में। बस ये क्वेश्चन में चेंज था, बाकी सारा क्वेश्चन था। मान लो इस क्वेश्चन में भी परचेज गिवन होता, मान लो इस क्वेश्चन में भी परचेज गिवन होता, तो मैं क्या करता, एक्सट्रैक्ट में तो सारे बैलेंस लिख देता है चारों यहाँ पे, कि ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। लेकिन मुझे सप्लायर अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत ना पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे परचेज पता था, तो परचेज ही पता है, तो मुझे इस अकाउंट की जरूरत क्या है, सीधा परचेज यहाँ पे लिखो और कंज्यूम निकाल दो। अब मेरे को कंज्यूम्ड निकालना था, लेकिन उसके लिए मुझे पेमेंट गिवन थी, तो पेमेंट से परचेज निकाली, परचेज से मैंने कंज्यूम निकाला। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और बनाया मैंने, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल मुझे दे रखा है ओपनिंग 3,000 और 5,000 क्लोजिंग, और क्रेडिटर दे रखे हैं ओपनिंग क्लोजिंग, और एडवांस तो सप्लायर ओपनिंग नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग है मेरे पास 12,000 रुपये का। एडवांस आपको पता ही, एडवांस का मतलब क्या है, हमने सप्लायर को ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000 रुपये की पेमेंट करी है, और कैश परचेजेज ऑफ कंज्यूमेबल वाज 10% ऑफ टोटल परचेज। ये पॉइंट एक नया आ गया, बाकी पॉइंट वही का वही है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट बनाने हैं बस, इसके अलावा बस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,000 रुपये, और क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 5,000 रुपये। जैसा कह रखा है वैसे लिखते जाएंगे। अच्छा, क्रेडिटर्स कितने के हैं मेरे, क्रेडिटर की जगह मैं सप्लायर वर्ड लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। आपको पता ही है मैंने किस लिए वर्ड बोलता हूँ ये। देखो तो सप्लायर का जो हमारा अकाउंट है, बाय बैलेंस बीडी, सप्लायर्स में हमने जो देने हैं पैसे क्रेडिटर्स को, वो 7,000 और 9,000 तो हमने देने हैं। अब एडवांस जो है ओपनिंग नील है, तो नील है तो मैं टू बैलेंस बीडी में नील की लिख देता हूँ, या नहीं लिखता तब भी चल जाएगा। क्लोजिंग दे रखा है 12,000 रुपये,
और पेमेंट कितनी है हमारी 2,80,000 रुपए की। हमने तो पुट करना है जो आपने अभी तक पढ़ा है, और कुछ मुश्किल थोड़ी ना है। 2,80,000 रुपए की पेमेंट करनी है। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, देखो इधर से 289 माइनस 19, तो बाय परचेजेस निकल के आ रही हैं हमारी बैलेंसिंग फिगर 2,70,000 रुपये। मैं आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक बात बताओ, जब आप ये गुड्स परचेज निकाल रहे हैं, अभी तक ऐसी बात नहीं आएगी, अब इस क्वेश्चन में आई है, जब आप ये गुड्स परचेज निकाल रहे हैं, ये कैश परचेजेज है या क्रेडिट परचेजेज है? क्योंकि देखो आप क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, आपने किसी को देने भी हैं, किसी से लेने भी हैं, तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज ही है। कैश तो आपको निकालनी पड़ेगी, तो आपकी जो कैश निकल के आएगी ना, जो कैश निकल के आएगी वो क्या कह रहा है, ये 270 की जो हमारी निकल के आई है, मैं इसको बोल सकता हूँ कि बाय क्रेडिट परचेज, जबकि स्टॉक में मेरी जो परचेजेज ऐड होगी, क्रेडिट तो यहाँ से उठ जाएगी सीधा 270, लेकिन कैश भी तो लेनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में बात करिए, उन्होंने कह रहा है कि कैश परचेजेज ऑफ कंज्यूमेबल वाज 10% ऑफ द टोटल परचेज, टोटल परचेज की 10%। अगर मैं ये बोल दूँ लेट टोटल परचेजेज है 100, इसमें कैश परचेजेज कितनी है, टोटल परचेजेज का 10% है, मतलब 10, तो क्रेडिट परचेजेज कितने की, 90 की। 90 रुपए की हमारी क्या है, क्रेडिट परचेजेज है। समझ रहे हो बात को? तो इसको एग्जाम इसमें पुट कर दो, हमारी ये क्या निकल के आई है बताओ, क्रेडिट परचेज। तो मैं कर देता हूं, इफ क्रेडिट परचेज इज कितनी है 90, देन, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर कैश चाहिए या टोटल चाहिए, कोई भी निकाल लो, चाहे कैश निकाल लो चाहे टोटल निकाल लो। अगर मैंने टोटल निकाल दी तो टोटल में से क्रेडिट लेस कर देना, कैश आ जाएगी, या डायरेक्टली कैश निकालनी है तो वो निकाल दो। देखो मुझे पता है कि मेरे पास क्रेडिट परचेज है 90, तो कैश कितनी है 10, और अगर क्रेडिट परचेजेज मेरी क्वेश्चन के अंदर कितनी आई है 2,70,000 रुपये, तो 10/90 इंटू 2,70,000 मतलब 30,000 रुपये। ये 30,000 में मेरी कैश परचेजेज निकल के आ गई। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, और टोटल हो गया 3 लाख रुपए की मेरी टोटल परचेज है। इस अकाउंट से मेरी 270 क्या निकल के आई थी, इस अकाउंट से 270 मेरी क्या निकल के आई थी, सिर्फ क्रेडिट परचेज निकली थी। क्वेश्चन में टोटल परचेज के ऊपर में कैश परचेजेस भी इंक्लूड है, और बोल रखा है कि कैश परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल वाज 10% ऑफ द टोटल परचेज। ठीक है, तो टोटल को 100 माना मैंने, कैश को 10 माना, तो क्रेडिट कितनी है 90। तो इक्वेशन से मैंने क्रेडिट कैश परचेजेस निकाल दी जो 30,000 निकल के आए। इसको मैं बोल देता हूँ, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 3 है। मैं वर्किंग नोट 1 बोल देता हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ना, वर्किंग नोट 1। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, 30,000 मेरे वर्किंग नोट 1 से है। हालांकि अपने आप में ये दोनों भी वर्किंग नोट होते हैं बड़े क्वेश्चंस के लिहाज से बात करूँ, समझ रहे हो, इसलिए मैं उसको वहाँ पे वर्किंग नोट 3 बोल लूँगा उस अकॉर्डिंग। और ये वर्किंग नोट 1 होगा, ये वर्किंग नोट 2 होगा। तो मैं इसको 3 बोल के बता सकता हूँ कि 3 से मेरा आया। अब इससे मेरा कंज्यूमेबल निकल आएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3,03,000 माइनस 5 2,98,000 रुपया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बैलेंसिंग फिगर है ये मेरा, ये कहाँ चला जाएगा। अब मैं बना नहीं रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट वगैरह, आप खुद करेंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नाम से आ जाएगा। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल 3,000 रुपये और ओपनिंग क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल 7,000 रुपये। ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर नहीं है क्वेश्चन में। अब क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग एसेट साइड में स्टॉक आएगा हमारा 5,000 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स आएंगे हमारे लाइबिलिटी साइड में 9,000 रुपये के, और क्लोजिंग एडवांस एसेट साइड में भी आएगा एडवांस टू सप्लायर 12,000 रुपये क्लोजिंग में। ओपनिंग में तो है ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको वैसे ही बोल के बता दिया है, आप खुद करेंगे ये पूरा। ठीक है, तो मैंने जो आपको समझाया इस क्लास के अंदर, वो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स और आगे करवाए, जिससे आपके 2 एग्जांपल्स ही आपके इलस और प्रैक्टिकल बुक से भी बन जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 जैसे आपको पहले मैंने बताए थे, तो वो आपके बन रहे थे जहाँ तक मुझे ध्यान है 17 और 18। अब 19
और 20 आपके बन गए, ठीक है, 19वां और 20वां बन गया, ठीक है। एक एग्जांपल हो रहा है, वो भी मैं करवा ही देता हूँ इसी क्लास के अंदर, तो आपका कंज्यूमेबल का कंसेप्ट पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। देखो अब एक और क्वेश्चन है, हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, स्टॉक और क्रेडिटर दे रखा है। इस क्वेश्चन में एडवांस नहीं है, अमाउंट हमने सप्लायर को कितना दिया वो भी बता रखा है। तो मैं अगर अकाउंट बनाऊं कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ध्यान से समझना, मुश्किल कुछ नहीं है वैसे तो, टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपए और क्लोजिंग कितना है 20,000 रुपए। क्रेडिटर्स कितने के हैं, सॉरी क्रेडिटर्स कितने के हैं 30,000 रुपए के, और क्लोजिंग कितने के हैं 45,000। अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल पॉइंट। अभी मैंने सिर्फ बैलेंसेस लिखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट हमने सप्लायर को कितना पे किया है 2,50,000 रुपए, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट 2,50,000। तो इससे मेरी कौन सी परचेज निकल के आई, देखो अगर तो क्वेश्चन कैश परचेज की बात नहीं कर रहा तो यही टोटल परचेज है, क्रेडिट ही हमारी टोटल है। तो 295 माइनस 30, 2,65,000 रुपए मेरी परचेज निकल के आ गई बैलेंसिंग फिगर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश परचेज भी है 25,000 रुपए की, मतलब जब मैं यहाँ पे स्टॉक अकाउंट में परचेज लिखूंगा तो क्रेडिट तो यहां से उठा लूंगा 2,65,000, लेकिन 25,000 की कैश परचेज भी है, तो टोटल 290 की है। समझे बात को, ये 290 की। ये क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज दे रखी थी, यहाँ पे सीधा अमाउंट बता दिया, आसान काम कर दिया आपका। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, अगर परसेंटेज बताता तो पहले आपको निकालना पड़ता वो इक्वेशन बना के जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो काम आपका आसान ही हुआ, सीधा ही बता दिया कैश परचेज इतनी है। अब ये बात आती है, मैं आपसे पूछूं कि कितनी कंज्यूम्ड हुई, तो आप निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर। फिर मैं आपसे पूछूंगा शो करके दिखाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में इसको लिख दोगे, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक लिख दोगे, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट का स्टॉक लिख दोगे, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिख दोगे, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर लिख दोगे, पुराना काम है। बात ये आती है एक लाइन एक्स्ट्रा, कह रहे कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल जो है ना वो बेचा भी है 50,000 की कॉस्ट वाले को 60,000 रुपए में। मतलब यहां पे होगा क्या, बाय कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड भी आएगा। जो स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है वो कितने का बेचा है 50,000 रुपए की कॉस्ट वाला। अब आप कहेंगे बेचा तो 60 में है, कोई आप ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करते हैं ना प्रॉफिट वगैरह। तो यहाँ पे तो आपकी कितने की कॉस्ट वाला स्टॉक गया, कितने की कॉस्ट वाला स्टॉक गया वो लिखना है आपने। 10,000 रुपए का पहले से पड़ा था, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज मिला के टोटल 290 का आया, टोटल मेरे पास पड़ा है 3 लाख रुपए का। 3 लाख में से 50,000 रुपए की कॉस्ट वाला जो है वो तो बिक गया, कॉस्ट वाला बिका कितने में वो बाद की बात है। बाकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो 3 लाख में से 70 घटा दो तो 2,30,000 रुपए हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब मैं शो करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो एक सीधी सी बात है, बैलेंस शीट में चीजें शो करने वाले में कोई मुश्किल नहीं है। ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ये आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूं, ध्यान से समझना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आएगा, टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2,30,000 रुपए। कैसे आया, इसके टोटल में से इन दोनों को घटा दिया तो ये आ गया, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बता रखा था कि हमने कितने ही कॉस्ट वाला बेचा है। अच्छा जो बेचा है इसकी भी तो कॉस्ट पड़ी थी मुझे, तो कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड, कितने की कॉस्ट वाला बेचा 50 वाला, कितने की कॉस्ट में बेचा, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने में बेचा 60 में। 60 वाला क्रेडिट साइड में लिख दो पूरा,
आप ऐसे तो करते हो, आप कभी एक बात बताओ, आप 50,000 की चीज लेके आते हो, उसको 60 में बेचते हो, तो सीधा डायरेक्टली प्रॉफिट थोड़ा डाल देते हो आपके पीएनएल में, सेल्स पूरी दिखाते हो, इधर परचेज पूरी दिखाते हो, फिर जीपी निकल के आता है, यही करते हो ना। लेकिन आपके पास ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में एक ऑप्शन है, आप डायरेक्टली प्रॉफिट लिख दो। मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड को हटा लिख दिया यहाँ पे 50, आप ना यहाँ पे 60 लिखो ना ही यहाँ पे 50 लिखो, ये ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है। आप सीधा बोलो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000 रुपये, बस और भी बढ़िया है, समझिए। यहाँ से 50 का हटा दो, बैलेंसिंग फिगर इससे कंज्यूम निकल आएगा, कंज्यूम यहाँ पे आ जाएगा जैसे आना है। जो 50 वाला था उसको बेचा 60 में, तब सीधा 10,000 का प्रॉफिट लिख दो, ये बेस्ट है, ठीक है। तो आपका अब ना सारे कंसेप्ट पूरे हो गए आपके स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, मेडिसिन वगैरह के कंज्यूमेबल वाले पार्ट के। तो अब आपको करना क्या है, इसके बेसिस पे एक तो आपको अपना ये क्वेश्चंस करने हैं जो बुक में से मैंने बता रखे हैं, बुक के अलावा इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन आप कर लेना। असाइनमेंट नंबर 2 है आपका जो उसका कंज्यूमेबल का, तो कंज्यूमेबल के असाइनमेंट भी करना है। असाइनमेंट नंबर 1 आपका ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन में दे चुका हूं मैं, अब असाइनमेंट नंबर 2 करना है आपने, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड कंसेप्ट करेंगे अपना एक्सपेंसेस का, ठीक है। बाय बाय।